Hello guys, welcome back to my channel and today we are discussing the new topic of this chapter. Before starting my video, please subscribe my channel and like and share my video with your friends. Let's start the next topic in this video. Next topic is financial decisions. इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था इस चैप्टर के ऊपर उसमें हमने एक क्वेश्चन भी साथ ही साथ कवर कर लिया था दैट इज डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था जो हमने कवर कर लिया था बहुत अच्छे से। और उस वीडियो के अंदर अगर आपने जो मैंने वहाँ पर लिख रखा था अगर आप सिर्फ उसको ही एग्ज़ाम के अंदर भी लिख लेते हैं उतना ही पॉइंट आउट तो यू कैन डेफिनेटली स्कोर हाई मार्क्स। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं, यानी फाइनेंस को लेकर हम क्या क्या डिसीजन लेते हैं। अगर हम अपनी रियल लाइफ की बात करें तो जैसे अगर हमारे पास सैलरी आती है, मंथली सैलरी लोगों को मिलती है, तो उस सैलरी का हम लोग ऐसा तो नहीं करेंगे कि सारा का सारा पैसा राशन भरने में ही खर्च कर दिया जाएगा या सारा का सारा पैसा कपड़े खरीदने में ही खर्च कर देंगे या बिल पेमेंट में ही सारा खर्च कर देंगे। ऐसा नहीं करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर जगह पर खर्च करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम डिसीजन लेते हैं। क्या डिसीजन लेते हैं कि भैया इतना पैसे को हम कहाँ डालेंगे, इससे राशन लेके आएंगे, इतने पैसे से हम बिल पेमेंट करेंगे, इतने पैसे से हम कोई और काम करेंगे, क्लोथ्स लेंगे, जो भी है हम उस चीज़ का क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम फाइनेंशियल डिसीजन का इस्तेमाल करते हैं, पैसों का डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सा पैसा यानी कितना पैसा हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है या कितना पैसा हमें बोरो भी करना पड़ सकता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोन्स होते हैं, होम लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया। अब हमारी सैलरी मान लीजिए उतनी नहीं होती है कि हम जो हमारा हाउस है, जो हमारा होम है, उसको खरीद सकें एज अ कैश पेमेंट, तो हम क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपना फंड बाहर से भी लेती है, दैट इज कॉल्ड बोरोड फंड। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं द मीनिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द सॉल्यूशन ऑफ 3 मेजर इश्यूज relating to the financial operations of a firm, corresponding to the 3 questions of investment, financing and dividend decision. Financial context, it means the selection of best financing alternative or best investment alternative. Financial decision किसके ऊपर है, इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन जो है किसके ऊपर कंसर्न है, हमारे 3 क्वेश्चन के ऊपर, जो सबसे मेजर क्वेश्चंस होते हैं कि हमें कहाँ पर पैसा लगाना है, कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा हमारे पास पैसा लगाने के लिए। मान लीजिए मैंने कुछ सेविंग करा था, वो मैं सेविंग अगर बैंक में डालती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, उस सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, कोई ना कुछ पॉइंट इंटरेस्ट जो बैंक है वो मुझे देता है। लेकिन अगर वही पैसा मैं घर में रख दूंगी तो मुझे ना ही कोई इंटरेस्ट मिलेगा, वो उल्टा खर्च हो जाएगा। ठीक है, अगर सेव भी करके रखूँ, मैं 2 साल भी सेव करूँ, तो मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। इससे बेनिफिशियल क्या था कि मैं बैंक में डाल देती, मुझे इंटरेस्ट भी मिलता रहता। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि अगर उसको कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो उस प्रॉफिट को कहाँ पर और किस वे में यूज़ करें। ठीक है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, अगर उसको कोई प्रॉफिट मान लीजिए मिला है, जो वो हम लोग कहते हैं किसी भी वे में वो यूज़ कर सकती है, तो वो क्या कर सकती है, उस प्रॉफिट को किसी और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है, उसका शेयर परचेज कर सकती है, किसी को लोन के रूप में दे सकती है, या अगर उसको कोई प्रॉफिट हुआ है और उसको कोई नई मशीनरी, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, उसको परचेज करना है, तो वो क्या कर सकती है, उससे वो परचेज कर सकती है। यानी वो अच्छे बेनिफिट्स उससे कैसे ले, कहाँ पर वो इन्वेस्ट करे, कहाँ पर लगाए, क्या पैसे को इस्तेमाल, मेनली जो यहाँ पे ये बात कही गई है डैट इज कि बेस्ट सिलेक्शन करना है हमारे फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव और बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव का। ठीक है,
इन्वेस्टमेंट भी हर तरीके से हो सकती है, हम शेयर्स भी परचेज कर सकते हैं, कहीं और पैसा और अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में और कहीं पैसा लगा सकते हैं, यानी बहुत सारे वे होते हैं। उसमें से भी हमें बहुत अच्छा वे सिलेक्ट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को, कि जिससे उसको बेनिफिट हो सके। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर हम 3 तरह की बातें करते हैं, 3 तरह के डिसीजन लेते हैं। द फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, द सेकेंड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड द थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। ये होते हैं हमारे 3 तरह के डिसीजन जो कि ऑर्गेनाइजेशन लेती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, किस वे में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, इस सारे तरह के डिसीजंस के लिए हम किसको चूज करते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर ये डिसीजन लेते हैं। अब हमने पहले क्या पढ़ा था हमारी पार्ट ए के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, कि हमें क्या डिसीजन लेना है, किस तरह से पॉलिसी चेंजेस करने हैं, क्या क्या हमें ऐसी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लानी है या ऐसे चेंजेस लाने हैं जिसकी मदद से हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे। अब हम पार्ट बी के अंदर यही पढ़ रहे हैं कि हमें फाइनेंस का कैसे यूज़ करना है, क्योंकि डिसीजन तो हमने सारे मेक कर लिए, लेकिन अब फाइनेंस कहाँ पर लगाना है ये भी समझना इम्पॉर्टेंट है। मुझे चाहिए थी इस टाइम पे फिक्स्ड एसेट यानी मशीनरी चाहिए थी, मैंने पैसा कहीं और लगा दिया, मैंने डे टू डे खर्च के लिए लगा दिया पैसा। क्या हुआ? वो डे टू डे जो एक्सपेंसेस थे वो तो आपके कंप्लीट हो गए, लेकिन जब हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी तो उस रिक्वायरमेंट को हमने फुलफिल ही नहीं किया। मान लीजिए हम अब अगर रियल लाइफ का एग्जांपल एक से समझाती हूँ मैं इसको, कि अगर आपको इस टाइम पे क्लोथ्स चाहिए थे, आपने कहीं पार्टी में जाना था, लेकिन आपने सारा पैसा किस में खर्च कर दिया? राशन में। ठीक है, क्या हो गया? जो आपको रिक्वायर्ड था इस समय के लिए, राशन पड़ा था आपके घर में, लेकिन फिर भी आपने वहीं पे ही खर्च कर दिया। ठीक है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर रॉ मटेरियल पड़ा है तो आप उस पर खर्च नहीं करना चाहिए। किस पे खर्च कर देना चाहिए? जिस टाइम पर उसकी जो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज रिलेटेड, किससे रिलेटेड होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन? हाउ द फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, कि जो फंड है वो कहाँ किस किस एसेट पर इन्वेस्ट करने हैं, और जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड अप कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। दैट इज वेरी वेरी मेन पॉइंट, 1 मार्क का क्वेश्चन में आ जाता है, तो ध्यान रखना है इस बात का। फिर जो हमारे वर्किंग कैपिटल डिसीजंस होते हैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले डिसीजन होते हैं, वो किस तरह से होते हैं? दीज डिसीजंस इफेक्ट द डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस का डे टू डे वर्क चेक करते हैं। दिस इफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये जो हैं ये इफेक्ट करते हैं, क्या इफेक्ट करते हैं? उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस बिजनेस की लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी कैसे पता चलती है एक ऑर्गेनाइजेशन की? जब उसके पास ऐसी एसेट्स होती हैं जब उनको वो बहुत आसानी से कैसे कैश में कन्वर्ट करा सकती है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी ऑफ अ बिजनेस। ये आप अकाउंट्स में भी पढ़ते ही होंगे अभी। ठीक है, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल्स मैनेजमेंट आर असेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यानी ये 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारी कैपिटल मैनेजमेंट को साउंड बना देते हैं। साउंड बनाने का मतलब क्या है? बहुत ही अच्छा मजबूत बना देते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे डिसीजंस हैं? एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, कैश जो है हमारे पास उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना। दूसरा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री यानी जो हमारे स्टॉक हैं उसको अच्छे से
मैनेज करना, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, जो हमें पैसा मिल रहा है उसको, जो भी हमें रिसीव हो रहा है उसको भी अच्छे से मैनेज करना। दैट 3 ingredients which helps in sound working, makes the business in sound working, कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल डिसीजंस। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल डिसीजंस को? ठीक है, द फर्स्ट वन इज कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि हमारा जो कैश होता है, हमारे पास कुछ कैश कैसे फ्लो होगा, या तो हमारे पास आएगा या हमारे हाथ से जाएगा। ठीक है, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, ये जो होती हैं कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, इसके अंदर हम क्या कंसिडर करके चलते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है और कितना हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ दीज कैश फ्लोज शुड बी केयरफुली एनालाइज्ड बिफोर कंसिडरिंग अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं, यानी फिक्स्ड डिसीजन लेते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं, तो उससे पहले हमें ये एनालाइज करना पड़ता है कि हमारे पास कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। अगर हमारे पास कैश अच्छा खासा आ रहा है तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमारी पेमेंट ज़्यादा है हमारे रिसीवेबल से, तो हम उस डिसीजन को नहीं ले पाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है द रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है कि हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं, यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमारे जो रिटर्न्स हैं, जो हमें रिटर्न मिलेंगे, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितना हमें रिटर्न का पेमेंट मिल रहा है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, ए एंड बी पर्सन्स, एक मिनट, दीज आर 2 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट हैं ए एंड बी विद द सेम रिस्क इन्वॉल्व, जिसके अंदर सेम टू सेम रिस्क है, विद द रेट ऑफ 10%, जो कि ए जो है हमें रिटर्न कितना दे रहा है, सिर्फ 10%, लेकिन बी प्रोजेक्ट जो है हमें 12% रिटर्न में देगा, उसमें अच्छा पैसा मिलेगा और जो रिस्क है वो भी सेम है। तो क्या होगा, जहां पर ज़्यादा मिल रहा है हमें रिटर्न, हम उसको चूज करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक ए प्रोजेक्ट है, एक बी प्रोजेक्ट है, अब ए वाले का जो रिस्क है वो बहुत कम है और वो हमें कितना दे रहा है, 10%। ठीक है, एक मैं नया एग्जांपल लेके बता रही हूँ, 10% दे रहा है, लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत कम है। लेकिन बी प्रोजेक्ट ऐसा है जो हमें 15% रेट ऑफ रिटर्न देगा, लेकिन उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ध्यान देती है कि वो उस रिस्क को उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती, उस रिस्क को वो बियर कर सकती है नहीं कर सकती। अगर वो बियर कर सकती हैं, उसके पास इतना फाइनेंस है या इतनी जो एसेट्स वगैरह हैं, उसके पास इतना सफिशिएंट सुटेबल मैटर है, तो वो क्या करेगी, उस रिस्क को बियर कर सकती है, तो वो क्या करेगी, उसको चूज कर लेगी। अदरवाइज वो ए प्रोजेक्ट को चूज करेगी, बेशक उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट कम है, हमें रिटर्न में बहुत कम मिल रहा है, लेकिन रिस्क बहुत कम है, तो वो ए प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकती है। इसमें दोनों में जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है, इसमें दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर रिस्क क्या है, सेम है, और 10% रिटर्न दे रहा है ए प्रोजेक्ट और 20% रिटर्न दे रहा है 12% बी प्रोजेक्ट रिटर्न दे रहा है, तो हम बी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें रेट ऑफ रिटर्न का भी ध्यान रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया कैसे इन्वॉल्व होता है, हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले हम सब कुछ उसका देखते हैं। तो इस डिसीजन के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो उससे पहले हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, उस पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, हमें कैश फ्लोस हमारा कितना है, रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना मिल सकता है, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। और जब देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू इवेल्यूट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स विच आर नोन एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को कैलकुलेट करने में या इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल को इवेल्यूट करने में, उन टेक्निक्स को हम किस नाम से जानते हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस कौन से डिसीजंस होते हैं, जो फाइनेंस से रिलेट होते हैं। फाइनेंस देखो, इन्वेस्टमेंट
और फाइनेंस के अंदर क्या डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट जो है हम दोनों तरह में करते हैं, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। लेकिन जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो हम किसके अंदर कंसिडर मेनली करते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर। ये जो है हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अराइज होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। जो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं उससे रेज्ड होता है ये, ठीक है। द मेन सोर्सेज, इसमें मेन सोर्सेज क्या होते हैं फंड्स को अरेंज करने के, मैंने पहले भी बताया है, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड को हम क्या कह सकते हैं, ऑनर्स फंड। अगर जिसने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो दे विल बी नो, ठीक है। ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। ऑनर्स फंड जो है हम उनको क्या क्या कह सकते हैं, हमारी इक्विटी कैपिटल से ऑनर्स फंड आ रहा है, हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स से ऑनर्स फंड क्रिएट होता है, ठीक है। ऑनर्स फंड और शेयर होल्डर फंड दैट इज सिमिलर। बोरोड फंड रेफर टू द फाइनेंस रेज्ड थ्रू डिबेंचर्स। देखो शेयर होल्डर फंड कहाँ कहाँ से आता है, इक्विटी कैपिटल और द रिटेन्ड अर्निंग से। जो बोरोड फंड है वो कहाँ से रेज होता है, हमारे डिबेंचर और अदर फॉर्म ऑफ डेट। अदर फॉर्म ऑफ डेट में क्या आ सकता है, हमारा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसके फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस डिसीजन से। एक बात और, जो फाइनेंसिंग डिसीजंस होते हैं उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है। कैसे, अगर हम बोरोड फंड यानी डिबेंचर्स वगैरह इशू करते हैं, लोन लेते हैं, बोरोड फंड का यूज़ करते हैं, तो हमें फिक्स टाइम पर पेमेंट भी करनी होगी। और जो रिस्क, अगर हमारे पास पेमेंट हम लोग नहीं करते हैं, डिफ़ॉल्ट पेमेंट हो जाती है, तो जो रिस्क है दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है। द डेफिनेशन राइट डाउन कर लेना। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। अगर हमने पेमेंट नहीं दी दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि हम उसके काबिल नहीं हो पाए, ठीक है, वो रिस्क बियर कर नहीं पाए। फिर नेक्स्ट जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। अब जो जो मैं इसमें बताऊंगी वो आपने ही लिखना है, ठीक है। बुक का पढ़ोगे तो आई थिंक सो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना, तो जो मैं बोल रही हूँ वो आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लेना है, ठीक है। साथ साथ थोड़ा सा नोट्स भी बना लेना। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट जो है हमारे हर अलग अलग सोर्सेज से आती है। सोर्सेज यानी जो हमारी कॉस्ट है हर अलग अलग चीज़ों से हमारे को मिल सकती है। अगर हमने कोई नया इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी हमारे लिए एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर मुझे डे टू डे लाइफ में खर्चा करना है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट, ठीक है। अगर मुझे हाई पेमेंट करनी है, देखो जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो सिर्फ वही तरीका यूज़ करेगा जो बहुत चीपेस्ट होगा। मान लीजिए मेरे को बहुत हाई पेमेंट करनी है, एक होगा इसके अंदर हमारे पास हाई पेमेंट का और एक होगा लो पेमेंट का, ठीक है। हाई पेमेंट करनी है तो मैं कौन सा फंड यूज़ करूँगी, ऑनर्स फंड। अब वो मैं क्यों करूँगी ऑनर्स फंड यूज़, क्योंकि अगर मैं बोरोड फंड यूज़ करती हूँ तो मुझे उसके पैसा टाइम पर देना पड़ता है, और टाइम पर देने की वजह से क्या हो सकता है, टाइम पर देना होता है और उसके ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। अगर हम कोई लोन लेते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। अगर इतना सारा पेमेंट मुझे करना है, मान लीजिए मुझे 1 लाख की पेमेंट करनी है, तो मैं कौन सा लूँगी, अपना खुद का फंड लूँगी। अगर मुझे वहीं 5-6 हज़ार या 10 हज़ार की पेमेंट करनी होती तो मैं बोरोड फंड यूज़ कर सकती हूँ। अगर लो पेमेंट करनी है तो मैं कौन सा फंड यूज़ करूँगी, बोरोड फंड, और हाई पेमेंट करनी है तो मैं कौन सा फंड यूज़ करूँगी, ऑनर्स फंड। रिस्क, अब रिस्क के अंदर क्या है, द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द रिसोर्सेज इज डिफरेंट। देखो यहाँ पर जो आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, इससे आपको क्लियर ही नहीं होगा। रिस्क क्या है, अगर हाई रिस्क है, कैसा रिस्क है, हाई रिस्क, तो मैं कौन सा फंड यूज़ करूँगी, ऑनर्स फंड, ठीक है। और अगर लो रिस्क है तो मैं कौन सा फंड यूज़ कर सकती हूँ, बोरोड फंड। फिर
यहाँ पर हम सिर्फ फंड की बात करेंगे, ओनर्स फंड यूज़ करें या बोरोड फंड यूज़ करें, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ता है। तो अगर रिस्क ज़्यादा है तो वो ओनर्स फंड यूज़ करेगी, और अगर रिस्क कम है तो वो बोरोड फंड यूज़ करेगी। फिर आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? ये वो कॉस्ट होती हैं जब हम शेयर इशू करते हैं उससे पहले के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर वो हाई है तो हम क्या करेंगे? बोरोड फंड यूज़ करेंगे, और अगर वो लो है तो हम क्या करेंगे? सॉरी, हाई है तो ऑनर्स फंड और लो है तो बोरोड फंड। ठीक है। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। देखो मेरी बात सुनो, इसके अंदर हमें सिर्फ इतना बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से अपना फंड यूज़ करना चाहिए। तो हम सिंपली लिख सकते हैं, अगर कॉस्ट हमारी हाई है, द हाई कॉस्ट अगर हमें बियर करनी पड़ी है ऑर्गेनाइजेशन को तो वो ओनर फंड यूज़ करेगी, अगर कम करनी पड़ रही है तो वो बोरोड फंड यूज़ करेगी। ठीक है, बस अगर इतनी सी बात लिख देंगे दैट इज सफिशिएंट। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। कैश फ्लो पोजीशन कैसी है कंपनी की उसके ऊपर भी देखा जाता है। मान लीजिए कैश जो है वो ज़्यादा इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो है, और हमारा कैश क्या होता है? इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है। अगर इनफ्लो है तो इसका मतलब हमें कैश में इनफ्लो आ रहा है, यानी पैसा मेरे पास आ रहा है, तो मैं कौन सा फंड यूज़ करूँगी? बोरोड फंड। और आउटफ्लो है तो मैं कौन सा फंड यूज़ करूँगी? ओपनिंग नहीं, ऑनर्स फंड। ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती हैं? डेट कॉस्ट, जैसे जिसमें हमें जैसे बिल्डिंग परचेज कर ली, या मेरे को सैलरीज वगैरह देनी ही देनी है, चाहे मेरे पास कोई रिसीव आए ना आए, मुझे रेंट पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे मेरे को अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होए ना होए, डैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ से दी जाती है? ओनर्स फंड से। ठीक है। और अगर हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है और अगर वो कम है, अगर हाई फिक्स्ड कॉस्ट है तो हम कौन सा फंड यूज़ करेंगे? ऑनर्स फंड। अगर लो फिक्स्ड कॉस्ट है तो हम कौन सा फंड यूज़ करेंगे? बोरोड फंड। फिर आता है कंट्रोल कॉन्सिडरेशंस। कंट्रोल कॉन्सिडरेशंस के अंदर क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका पूरा का पूरा कंट्रोल हम उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रहे, कोई बाहर से बंदा ना आए, तो वो क्या करेगी? ओनर्स फंड का यूज़ करेगी। अगर वो ज़्यादा कंट्रोल चाहती है, अगर वो चाहती है कि ज़्यादा कंट्रोल ना हो कंट्रोल, तो वो कौन सा फंड यूज़ करेगी? बोरोड फंड। फिर नेक्स्ट लास्ट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट होती है? शेयर मार्केट। ठीक है। कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट है? शेयर मार्केट्स। अगर तो बूम पीरियड है। बूम पीरियड क्या होता है? उस टाइम पे हर पर्सन को बहुत अच्छा इनकम होता है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रेट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर तो बूम पीरियड है, ठीक है, बूम पीरियड के अंदर क्या होता है? हमारी इन्फ्लेशन की बात आती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, हर जगह पे प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें उस टाइम पे हम बूम पीरियड के टाइम पर कौन सा फंड यूज़ करेंगे? बोरोड फंड। बी हो गया बूम पीरियड, बोरोड फंड। रिसेशन के अंदर जब हमारा डिफ्लेशन आ जाता है, अच्छा कुछ नहीं चल रहा होता, तो हम क्या करते हैं? ऑनर्स फंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। एंड तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई डाउट हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड बाय बाय।